अरे भाई साहब, मैं कोई मामूली रिश्ता नहीं, बल्कि आपकी बेटी काव्या के लिए किस्मत का खजाना लेकर आई हूँ। ऐसा भाग्य तो राजघरानों में जन्म लेने वाली लड़कियों को ही मिलता है। रेखा मौसी ने अपनी चाशनी भरी और जरूरत से ज्यादा नाटकीय आवाज में बात शुरू की। उनकी आंखों में ऐसा तेज था जैसे सौदे में मुनाफा पहले ही तय हो। सामने बैठी मेरी माँ के चेहरे पर आंस और मजबूरी दोनों एक साथ उभरी हुई थीं, जो उनकी नजरों में साफ दिखाई दे रही थीं। हमारा 2 कमरों का पुराना सा घर उस दिन कुछ ज्यादा ही घुटन भरा और बुझा हुआ लग रहा था। पिताजी मेज पर रखी एक तस्वीर पर धीरे धीरे हाथ फेरते हुए रेखा मौसी को गंभीर निगाहों से देखने लगे और बोले, बहन, तुम हमारे हालात अच्छी तरह जानती हो। हम बहुत साधारण लोग हैं। हमें किसी दौलत की चाह नहीं, बस इतना चाहते हैं कि बेटी को नेक और संस्कारी घर मिल जाए। इतना सुनते ही रेखा मौसी ने मुंह में पान दबाते हुए कहा, भाई साहब, लड़का दिल का बुरा नहीं है। रोज पूजा पाठ में नहीं बैठता, लेकिन इंसानियत उसमें कूट कूट कर भरी है। और ऊपर से भगवान ने उसे इतना धन दिया है कि उनके घर का नल खोला जाए तो पानी नहीं नोट बहे। बंगला नहीं, पूरा किला है। खानदान रईसों में गिना जाता है। गाड़ियां ऐसी कि बड़े से बड़ा अफसर भी देखकर नजरें फेर ले। कारोबार पूरे देश में फैला है। आपकी काव्या वहां किसी घर में नहीं, बल्कि अपनी किस्मत के महल में कदम रखेगी। माँ की आंखों में एक पल को ऐसी चमक आ गई जैसे तपते मैदान में किसी को अचानक छांव दिख जाए। मैं दरवाजे के पास खड़ी सब कुछ सुन रही थी और मेरा दिल भी जोर जोर से धड़कने लगा। क्या सच में मेरी अरदास सुन ली गई थी? तभी पिताजी ने शंका भरी आवाज में पूछा, कहीं लड़के में कोई बात तो नहीं छुपाई जा रही? वह जानते थे कि जो चीज जरूरत से ज्यादा अच्छी लगे उसमें अक्सर कोई न कोई गांठ होती है। रेखा मौसी पल भर को चुप हो गईं, फिर लंबी सांस लेकर बोली, कमी कहना ठीक नहीं होगा भाई साहब। बस थोड़ा मानसिक रोगी है। कमरे में जैसे अचानक सन्नाटा फैल गया। माँ के चेहरे से रोशनी गायब हो गई और पिताजी का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। ये कैसा मजाक है? उन्होंने ऊंची आवाज में कहा। मेरी बेटी कोई सौदा नहीं है जिसे तुम किसी बीमार आदमी के पल्ले बांधकर अपना फायदा निकालो। बाहर जाओ यहां से। अरे अरे, इतनी नाराजगी क्यों? रेखा मौसी बेशर्मी से मुस्कुराई और बोली, मैंने पागल नहीं कहा। मानसिक कमजोरी का मतलब बस इतना है कि वह ज्यादा सीधा है, भोला है, दुनियादारी नहीं समझता। आज के दौर में ऐसा पति मिलना भी तो किस्मत की बात है, जो पत्नी की हर बात माने, जहां रखो वहीं रहे। काव्या पढ़ी लिखी है, समझदार है, वह उसे संभाल लेगी। और जरा सोचो, जब पति पूरी तरह काबू में होगा तो अरबों की संपत्ति आखिर किसके हाथ में आएगी? तुम्हारी बेटी के। तुम्हारी बेटी वहां राज करेगी। ये आखिरी बात किसी जहरीले तीर की तरह सीधी मां के सीने में उतर गई। वह पहले ही अपनी बीमारी और घर की तंगी से टूट चुकी थीं। पिताजी दिन भर मेहनत करते, फिर भी रात को चूल्हा जलेगा या नहीं, यही चिंता उन्हें अंदर से खाए जा रही थी। रेखा मौसी के जाते ही घर में हंगामा खड़ा हो गया। यह शादी किसी भी हाल में नहीं होगी। सबसे छोटी बहन पायल रोते हुए मुझसे लिपट गई। लोग क्या कहेंगे कि पैसे के लालच में एक बीमार आदमी से ब्याह कर दिया? मैंने कड़वे स्वर में कहा, कौन लोग? वही जो हर बार हमारे टूटे घर और खाली संदूकों को देखकर नाक सिकोड़ लेते हैं। वही जिन्होंने कभी पिताजी की झुकी कमर और मां के पीले चेहरे पर नजर नहीं डाली। ऐसे लोगों की राय की मुझे परवाह नहीं। मुझे पिछले हफ्ते का वह अपमान याद आ गया, जब एक अमीर परिवार की महिला रिश्ता देखने आई थी और हमारे पानी का गिलास यह कहकर छूने से मना कर दिया था कि न जाने कैसा पानी होगा, कहीं मेरे बेटे की तबीयत खराब न हो जाए। उस दिन मेरा आत्मसम्मान चकनाचूर हो गया था। बहन ने धीरे से कहा कि शांति पैसे से नहीं मिलती। मैं गुस्से में चिल्ला पड़ी, क्या गरीबी में चैन मिलता है? जब माँ दर्द से तड़पती हैं और हम दवा तक नहीं खरीद पाते, तब क्या सुकून होता है? जब पिताजी काम न मिलने पर खाली हाथ लौटते हैं, तब क्या खुशी होती है? नहीं, ये मेरी खुशी का मामला नहीं है। ये हमारी जिंदगी का हिसाब है। ये समझौता है, प्यार नहीं। और ये समझौता मैं स्वीकार करती हूँ। तभी पिताजी कमरे में आए। उनके हाथ में डॉक्टर की लिखी पर्ची थी और चेहरे पर ऐसी थकान थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारी माँ का इलाज तुरंत शुरू करना होगा। हर इंजेक्शन बहुत महंगा है। उनकी आवाज कांप रही थी। इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊं?
वह वहीं फर्श पर बैठ गए। एक मजबूत इंसान का इस तरह टूट जाना किसी आपदा से कम नहीं था। उसी पल निर्णय तय हो गया। ये सिर्फ मेरी जिंदगी नहीं, बल्कि माँ की सांसों का सवाल था। मैं उनके पास गई, उनका हाथ थामकर बोली, पिताजी, यह रिश्ता मुझे मंजूर है। उन्होंने मेरी ओर देखा। उनकी आंखों में दर्द भी था, लाचारी भी, और एक बेटी के बलिदान का भार भी। वह बस इतना ही कह सके, बेटी। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आपकी बेटी कमजोर नहीं है। पिताजी, मैं सब संभाल लूंगी। आप बस माँ की चिंता मत कीजिए। उस रात हमारे घर में कोई आंखों में नींद नहीं ला सका। आंसुओं और सिसकियों के बीच मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला हो चुका था। मैंने स्वर्ग चुना या अंधेरे का रास्ता, यह आने वाला वक्त बताएगा। मेरी शादी के दिन जो गाड़ी मुझे लेने आई, वह इतनी लंबी और चमकदार थी कि पूरी गली उसमें समा जाए। जब मैं उस ठंडी और शांत गाड़ी में बैठी, तो अपने घर का शोर, बहनों की खिलखिलाहट और माँ की थपकियां बहुत याद आईं। मैंने आंसुओं को भीतर ही रोक लिया, क्योंकि अब रोने की इजाजत नहीं थी। वह हवेली किसी सपने से कम नहीं लग रही थी। ऊंचे फाटक, संगमरमर की फर्श और छत से लटकते झाड़ फानूस ऐसे चमक रहे थे जैसे आसमान उतर आया हो। लेकिन उस भव्यता के बीच एक अजीब सी ठंडक और सूनापन था। मेरा स्वागत करने के लिए सास माया देवी और दो नंदें, अनुष्का और रिया, इस तरह खड़ी थीं जैसे किसी नई बहू का नहीं, बल्कि किसी खरीदी हुई चीज का मुआयना किया जा रहा हो। बड़ी ननद अनुष्का ने मुझे सिर से पांव तक ऐसे परखा जैसे किसी सस्ते बाजार की चीज हो, और कटाक्ष भरे स्वर में बोली, तो यही है वह बेशकीमती पसंद जिसे माँ ने भैया के लिए चुना है। इसे अंदर ले जाओ। माया देवी ने नौकरानी को आदेश दिया और फिर मेरे करीब आकर बोली, इस घर में जीने के कायदे हैं। पहला, बिना जरूरत बोलेगी नहीं। दूसरा, जो कहा जाए बिना सवाल किए करोगी। और तीसरा, हमारी पहचान पर कोई दाग नहीं लगना चाहिए। समझ में आया या दोहराऊं? ये कोई स्वागत नहीं था, बल्कि साफ चेतावनी थी। मेरा कलेजा बैठ गया। जिस ऐशो आराम के सपने मैंने देखे थे, वह तो एक सजी हुई कैद निकली। जिस कमरे में मुझे ले जाया गया, वह हमारे पूरे घर से भी बड़ा था। हर कोना महंगे सामान से भरा था, मगर उसमें अपनापन नहीं था। बिस्तर पर आरव बैठा हुआ था। उसने मुझे देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, सब कह रहे थे तुम आ गई हो। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने बहुत धीमे से कहा, काव्या। वह नाम दोहराते हुए बोला, काव्या, ये नाम अच्छा लगता है। फिर वह पास रखी रिमोट वाली कार से खेलने लगा। मेरा सिर घूम गया। ये आदमी तो सवाल पूछकर खुद ही भूल जाता है। क्या अब मेरी पूरी उम्र इसी के साथ कटेगी? तभी वह अचानक खेल छोड़कर मेरी ओर देखने लगा। उसकी आंखों में एक पल के लिए ऐसी गहरी और अजीब चमक आई जो उसके भोले चेहरे से मेल नहीं खाती थी। यहाँ हर कोई झूठ बोलता है, उसने लगभग कान के पास फुसफुसाकर कहा। इससे पहले कि मैं उसका मतलब समझ पाती, वह जोर से हंस पड़ा और फिर से कार चलाने लगा। देखो मेरी गाड़ी कितनी तेज है। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। यह क्या था? अगली सुबह मेरी आंख मंदिर की घंटी और आरती की आवाज से खुली। मैंने कमरे के एक कोने में आसन बिछाया, दीपक जलाया और प्रार्थना में बैठ गई। जैसे ही मैंने आंखें बंद कीं और मंत्र शुरू किया, बाहर हॉल से अचानक बहुत तेज फिल्मी गाने बजने लगे। शोर भरे नाच गाने। इतनी तेज आवाज थी कि कानों में चुभन होने लगी। किसी तरह पूजा पूरी करके मैं बाहर आई तो अनुष्का और रिया सोफे पर बैठी चाय की चुस्कियां लेती हंस रही थीं। अरे रिया, देखो, हमारी नई साध्वी ने सुबह होते ही प्रवचन शुरू कर दिया। अनुष्का ने तंज कसा। मैंने शांत स्वर में लेकिन मजबूती से कहा, आस्था का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इस घर में ईश्वर का नाम लिया जा रहा है, यह गर्व की बात होनी चाहिए। तभी माया देवी रसोई से बाहर आईं। उनकी आंखों में नफरत और गुस्सा साफ झलक रहा था। हमारे घर में संगीत और पार्टियों का चलन है। ये पूजा पाठ तुम्हारे मध्यम वर्गीय संस्कारों तक ही ठीक है। यहाँ इसकी जरूरत नहीं। वह मेरे पास आईं और मेरे पैरों के पास झाड़ू डालते हुए बोली, यह लो तुम्हारा पहला काम। जाकर स्टोर रूम साफ करो। इसी जगह के लायक हो तुम। उनके बोल और व्यवहार से साफ था कि मैं इस घर में बहू नहीं, बल्कि एक बोल न सकने वाली काम वाली थी। रसोई की ठंडी दीवार से लगकर मैं अपने आंसू रोकने की कोशिश करने लगी। नाश्ते की मेज पर भी व्यंग्य और हंसी बंद नहीं हुई। अनुष्का और रिया मेरी हर छोटी हरकत पर ऐसे हंस रही थीं जैसे मैं कोई तमाशे की चीज हूं। तभी आरव मेरे पास आया
और बिना कुछ कहे मेरी थाली में एक बिस्कुट रख गया और हल्की मुस्कान के साथ चला गया। उसका यह छोटा सा व्यवहार मेरे जख्मों पर हल्की सी दवा जैसा था। लेकिन यह राहत बहुत देर की नहीं थी। दोपहर बाद माया देवी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। हमेशा की तरह उनका स्वर घमंड से भरा हुआ था। आज शाम मेरी कुछ सहेलियां आ रही हैं। घर में छोटी सी पार्टी है। मैं नहीं चाहती कि कोई नौटंकी हो। तुम रसोई में ही रहना और जब बुलाया जाए तभी चाय की ट्रॉली लेकर आना। मैंने सिर झुकाकर कहा, जी माँ जी। वह मुझे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, ऐसे उदास और पुराने कपड़े पहनकर बाहर मत आना। अलमारी में महंगे डिजाइनर सूट रखे हैं, उनमें से कुछ पहन लेना। मैं अपनी सहेलियों के सामने यह तमाशा नहीं चाहती कि हमने अपने अरबपति बेटे के लिए किसी गांव से गरीब लड़की उठा ली है। उनका हर शब्द मेरे दिल में चुभता चला गया। कमरे से निकलते वक्त पिताजी की सीख मेरे कानों में गूंज रही थी कि सहन करना कमजोरी नहीं होता और भगवान पर भरोसा कभी मत छोड़ना। मैंने मन ही मन तय कर लिया कि मैं किसी की कड़वी बातों को दिल पर नहीं लूंगी, लेकिन अपनी पहचान और मूल्यों को भी नहीं खोऊंगी। शाम होते ही मेहमान आने लगे और पूरा घर महकने लगा। मैंने सादा और शालीन पहनावा चुना और रसोई में काम में लग गई। थोड़ी देर बाद मुझे आवाज दी गई। मैं चाय और नाश्ते की ट्रॉली लेकर बैठक में पहुंची। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, सारी बातें थम गईं। करीब 20 औरतें महंगे कपड़ों और भारी गहनों में सजी मुझे ऐसे घूरने लगीं जैसे मैं किसी और ही दुनिया से आई हूं। मैंने नजरें झुकाकर ट्रॉली मेज के पास रखी और कप निकालने लगी। माया जी, यह कौन है? क्या नई नौकरानी रख ली है? एक महिला ने चश्मे के ऊपर से देखते हुए पूछा। ये सुनते ही अनुष्का और रिया की दबाई हुई हंसी बाहर आ गई। माया देवी मुस्कुराकर बोली, नहीं रमा, ये आरव की पत्नी है। नाम काव्या है। सोच थोड़ी पुरानी है इसकी। पुरानी नहीं, बहुत धार्मिक कहो। एक और महिला ने ताना मारा। दूसरी बोली, हमें तो लगा था तुम्हारी बहू बहुत आधुनिक होगी, फैशन में सबको पीछे छोड़ देगी, मगर तुमने तो घर में साध्वी रख ली। अनुष्का हंसते हुए बोली, इसके आने से तो घर किसी आश्रम जैसा हो गया है। चारों तरफ ठहाके गूंज उठे। मैं बिना कुछ कहे अपना काम खत्म करके वहां से लौटने लगी। मन कर रहा था कि जमीन में गड़ जाऊं। ये सिर्फ मेरी बेइज्जती नहीं थी, बल्कि मेरे पिता की परवरिश, मेरी माँ की सीख और मेरे विश्वास का अपमान था। रसोई में पहुंचते ही मेरे सब्र का बांध टूट गया और मैं फूट फूट कर रो पड़ी। मैंने पैसे और हालात के लिए यह समझौता किया था, लेकिन क्या आत्मसम्मान की कीमत पर यह सौदा जरूरत से ज्यादा भारी नहीं था? तभी मुझे अपने कंधे पर किसी का हल्का सा स्पर्श महसूस हुआ। मैंने घबराकर पीछे देखा। आरव सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर चिंता थी। तुम रो क्यों रही हो? उसने बिल्कुल बच्चों जैसी मासूम आवाज में पूछा। उसका सवाल सुनकर मैं सन्न रह गई। उसे कैसे पता चला कि मैं उन्हीं बातों पर टूट गई हूं? मैंने बात को टालने की कोशिश की और कुछ और कहने ही वाली थी कि उसने अजीब से भरोसे भरे स्वर में कहा, तुम उनकी बातों को दिल पर मत लिया करो। मैं उसके इस अधूरे और बेढंगे वाक्य का मतलब समझ पाती। उससे पहले ही वह फिर से अपने चंचल रूप में लौट आया और हंसते हुए बोला, आओ, हम आंख मिचौनी खेलते हैं। तुम चोर बनना। मैं बस उसे देखती रह गई। ये आदमी किसी उलझी हुई गुत्थी की तरह था। कभी वह बिल्कुल छोटे बच्चे जैसा लगता और कभी उसके मुंह से ऐसी बातें निकलती जो उसकी हालत से मेल नहीं खाती थीं। मेहमानों के जाते ही घर का माहौल अचानक बदल गया। माया देवी, अनुष्का और रिया तीनों मुझ पर बरस पड़ीं। तुमने आज पूरे समाज में हमें तमाशा बना दिया। माया देवी गुस्से से चिल्ला रही थीं। सब लोग हमारी हंसी उड़ा रहे थे और ये सब तुम्हारे इस भेष की वजह से हुआ है। अनुष्का ने जहर भरी आवाज में कहा, माँ, मैंने पहले ही कहा था, ये हमारे स्तर की नहीं है। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, मेरा पहनावा मेरी पहचान है, मेरी शर्म नहीं। मैंने किसी का अपमान नहीं किया। माया देवी का चेहरा लाल हो गया। अब जुबान भी चलाने लगी हो। सुन लो, या तो इस घर में हमारे ढंग से रहो या फिर यह घर तुम्हारे लिए नहीं है। कल तक सोच लो, तुम्हें अपनी पुरानी सोच चाहिए या ये ऐशो आराम। ये सीधी धमकी थी। मेरे पैरों के नीचे से जैसे जमीन निकल गई। मैं जाती भी तो कहाँ? इस घर के सिवा मेरा कोई ठिकाना नहीं था। अगली सुबह की रोशनी मेरे लिए उम्मीद नहीं, बल्कि एक बोझ लेकर आई। पूरी रात मैं पूजा की चटाई पर बैठी रोती रही
और भगवान से रास्ता दिखाने की गुहार लगाती रही। माया देवी की चेतावनी मेरे सिर पर तलवार की तरह लटकी हुई थी। मैं अपने मूल्यों से समझौता नहीं करना चाहती थी, लेकिन लौटने का कोई रास्ता भी नहीं था। सुबह जब मैं नाश्ता बनाने रसोई में पहुंची, तो घर में अजीब सी हलचल थी। आज मेरे देवर समीर 2 महीने बाद काम के सिलसिले से लौट रहे थे। समीर आरव से छोटे थे, लेकिन दिमाग, चालाकी और रुतबे में उससे कहीं आगे। घर और व्यापार दोनों उसी के इशारों पर चलते थे। माया देवी और उनकी बेटियां उसकी हर बात को आंख बंद करके मानती थीं। करीब 10 बजे एक चमचमाती काली गाड़ी पोर्च में आकर रुकी और उसमें से समीर उतरा। वह किसी फिल्म के अभिनेता जैसा लग रहा था। महंगा सूट, कलाई में कीमती घड़ी और आंखों पर ब्रांड का चश्मा। अंदर आते ही उसने अपनी माँ और बहनों को गले लगाया। उसकी नज़र मुझ पर पड़ी, जो सिर ढके एक कोने में खड़ी थी, तो उसकी आंखों में नफरत तैर गई। उसने धीमे से अपनी माँ से पूछा, "ये कौन है?" माया देवी ने तिरस्कार से कहा, "तुम्हारी भाभी काव्या।" समीर ठहाका मारकर हंस पड़ा। "भाभी? सच में माँ भाई के लिए यही मिली? लगता है घर में काम वाली की कमी ज्यादा हो गई थी।" उसके इस ताने पर अनुष्का और रिया खिलखिला उठीं। मैंने आंसू पीकर पानी का घूंट लिया और बिना कुछ कहे वापस रसोई में चली गई। अब मुझे साफ समझ आ चुका था कि मेरी मुश्किलें अभी शुरू हुई हैं। पूरा दिन समीर घर में ही रहा। कभी लैपटॉप पर काम करता, कभी फोन पर किसी को डांटता और माँ बहनों पर हुक्म चलाता। लेकिन आरव समीर के सामने आते ही सिकुड़ जाता था। जैसे ही वह पास आता, आरव किसी कोने में दुबक जाता, मानो उससे डरता हो। दोपहर में जब मैं पानी देने गई, तो समीर ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठा फोन पर गुस्से में बोल रहा था। मैंने साफ कहा है, वह सौदा मुझे हर हाल में चाहिए। अगर वह कागजों पर दस्तखत नहीं करता, तो उसे उठा लो। उसकी आवाज में डर नहीं, बल्कि धमकी थी। मैं वहीं ठिठक गई। ये कैसा काम था? उसने झुंझलाकर फोन काटा और मेज पर रखा भारी सामान उठाकर कालीन पर फेंक दिया। आरव, जो पास ही फर्श पर बैठा रंगीन पेंसिलों से चित्र बना रहा था, इस हरकत से डर गया। उसकी कोहनी मेज से टकराई और एक पेंसिल फिसलकर समीर के महंगे जूतों के पास चली गई। "तुम्हें दिखता नहीं? पागल हो क्या?" समीर उस पर चिल्लाया। "पहले से दिमाग खराब है और तुम और गड़बड़ कर रहे हो। इसे उठाओ।" आरव डरकर दीवार से सट गया। उसकी आंखों में पानी भर आया। मैं आगे बढ़ी कि पेंसिल उठा लूं, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे हिला दिया। आरव, जो अभी तक डरा सहमा लग रहा था, धीरे से आगे बढ़ा, कांपते हुए पेंसिल की तरफ झुका और उसी पल उसने बहुत हल्के से अपने पैर से कालीन को सरका दिया। यह हरकत इतनी तेज और मामूली थी कि शायद किसी और ने ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन मैं ठीक सामने खड़ी थी और सब देख रही थी। कालीन की सिलवट से समीर की वह जरूरी फाइल, जो उसके पास रखी थी, फिसलकर सोफे के नीचे चली गई। समीर फोन पर इतना उलझा हुआ था कि उसे कुछ पता ही नहीं चला। आरव ने पेंसिल उठाई और मेरी तरफ देखा। बस एक पल के लिए। उस नज़र में डर नहीं था, बल्कि अजीब सी समझ और गहराई थी। फिर वह वापस जाकर चुपचाप रंग भरने लगा। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। यह क्या था? क्या यह महज संयोग था या सोची समझी चाल? जिस तरीके से फाइल गायब हुई, वह किसी भोले या कमजोर दिमाग वाले इंसान का काम नहीं हो सकता था। मेरे दिमाग में जैसे सब कुछ उलट गया। इस घर में हर कोई न कोई किरदार निभा रहा था। हर चेहरे पर एक नकाब था, और सबसे खतरनाक नकाब शायद उसी चेहरे पर था जिसे मैं अब तक सबसे मासूम समझ रही थी। वह रात मेरी जिंदगी की सबसे बेचैन रात बन गई। मैं बिस्तर पर करवटें बदलती रही और बार बार वही दृश्य आंखों के सामने आता रहा। आरव का पैर, कालीन की सिलवट और सोफे के नीचे खिसकी फाइल। ये कोई संयोग नहीं था, ये किसी तेज दिमाग की चाल थी। और इस खेल में मैं किसी खिलाड़ी की नहीं, बल्कि एक मोहरे की पत्नी बन चुकी थी। मेरे दिमाग में सवालों का सैलाब उमड़ रहा था। अगर आरव की मानसिक हालत सिर्फ दिखावा है, तो वह असल में है कौन? उसके भीतर छिपा इंसान मेरा साथी है, या मेरे लिए सबसे बड़ा खतरा? क्या वह भी इस आलीशान घर की सलाखों में बंद एक मजबूर कैदी है, या फिर पूरे खेल की बागडोर उसी के हाथ में है? उसकी भोली बातों में छिपी चालाकी, बच्चों जैसी हरकतों के पीछे झांकती गहरी समझ, और कभी-कभी उसकी आंखों में उतर आने वाली वह ठंडी गंभीरता मुझे बेचैन कर रही थी। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं किसी गहरे भंवर में खिंचती जा रही हूं। उसी पल मैंने तय कर लिया
कि अब मैं आरव को दया की नज़र से नहीं, बल्कि सावधानी और जांच की नज़र से देखूंगी। अगली सुबह जैसे ही मेरी आंख खुली, घर में अफरा तफरी मची हुई थी। समीर पागलों की तरह पूरे घर में चक्कर काट रहा था। वह फाइल अब उसके लिए सांस लेने जैसी जरूरी हो गई थी। वह हर नौकर पर बेकाबू होकर चिल्ला रहा था। फाइल कहाँ है? रमेश, क्या जमीन निगल गई या हवा में उड़ गई? सच बता, वरना आज तेरी नौकरी ही नहीं, पेंशन भी खत्म। बूढ़ा नौकर हाथ जोड़कर कांपता रहा। साहब, मुझे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। समीर ने पास रखी भारी टोकरी उठाकर जमीन पर दे मारी। इस घर में मेरी इजाजत के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, और इतनी अहम फाइल गायब हो जाए। निकलो सब यहां से, किसी काम के नहीं हो तुम लोग। माया देवी और दोनों बेटियां चुपचाप यह सब देख रही थीं। उनके चेहरों पर भी घबराहट साफ थी। मुझे महसूस हो रहा था कि उस फाइल में कोई ऐसा राज छुपा है जो पूरे परिवार की नींव हिला सकता है। मैंने आरव की तरफ देखा। वह बड़े आराम से एक कोने में बैठा रंगीन ब्लॉक्स जोड़ रहा था, मानो इस शोर से उसका कोई वास्ता ही न हो। लेकिन मैंने गौर किया कि जैसे ही कोई जरूरी बात होती, उसके हाथ पल भर के लिए थम जाते और उसकी नजरें ब्लॉक्स पर जमी रहतीं, जबकि उसके कान समीर की हर बात पकड़ रहे होते। मैंने उसे परखने का मन बनाया। मैंने पास पड़ा अखबार उठाया और उसके बगल में बैठकर जानबूझकर ऊंची आवाज में खबर पढ़ने लगी। बाजार में गिरावट आई है, सिंह ग्रुप के शेयर धड़ाम से गिरे हैं। फिर मैंने सामान्य सा बनते हुए पूछा, आरव, ये गिरावट क्या होती है? उसने ब्लॉक से नजर उठाई और अखबार की तरफ देखा। खबर के साथ भालू बाजार की तस्वीर छपी थी। उसने तस्वीर पर उंगली रखी और मुस्कुराकर बोला, देखो काव्या, कितना बड़ा अमीर है। फिर उसने सीधी नजर मेरी आंखों में डालकर कहा, जब अमीर को भूख लगती है तो वह सब कुछ निगल जाता है, कुछ भी नहीं छोड़ता। ये जवाब सुनने में बचकाना था, लेकिन असल में ये बाजार की मंदी की सबसे डरावनी और सटीक तस्वीर थी। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अब मेरा शक पक्का यकीन बन चुका था। वह सिर्फ अभिनय नहीं कर रहा था, वह बेहद तेज और खतरनाक दिमाग का मालिक था। उसी शाम जब मैं रसोई से अपने कमरे की ओर जा रही थी, समीर ने मुझे गलियारे में रोक लिया। उसकी आंखें शराब से लाल थीं और चेहरे पर शक और गुस्सा भरा था। मैंने तुम्हें सब कुछ गौर से देखते हुए देखा है। क्या तुम खुद को बहुत चालाक समझने लगी हो? वह मेरे बेहद करीब आ गया। उसकी शराब की बदबू मेरी सांसों में भर गई। उसने मेरी आंखों में घूरते हुए कहा, अगर तुमने यह नौटंकी बंद नहीं की और एक आज्ञाकारी पत्नी की तरह रहना शुरू नहीं किया, तो मैं बस एक फोन करूंगा। तुम्हारे पिता किसी झूठे मामले में जेल के अंदर होंगे और तुम्हारी बहनों को कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। तुम सोच भी नहीं सकती मेरी पहुंच कहां तक है। उसने मुझे दीवार से सटा दिया। मेरा दिल बुरी तरह धड़कने लगा। सोच लो, मेरी बात मानोगी या अपने पूरे परिवार को तबाह होते देखोगी? जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, हमारे कमरे से किसी चीज के टूटने की तेज आवाज आई, कड़क! और उसी के साथ आरव की दिल चीर देने वाली चीख गूंज उठी। मेरा सबसे प्यारा खिलौना टूट गया। समीर चौंक कर पीछे हटा और झल्लाकर बोला, इस बदनसीब की वजह से घर में एक मुसीबत कम थी, जो दूसरी भी आ गई। वह मुझे छोड़कर बड़बड़ाता हुआ कमरे की तरफ बढ़ गया। मैं कांपते हुए दीवार से टिक गई। एक बार फिर आरव ने मुझे बचा लिया था। अब यह महज संयोग नहीं रह गया था। कुछ ही पलों में आरव अपने कमरे के दरवाजे पर दिखाई दिया। वह अब भी सिसक रहा था, लेकिन उसकी नजरें मुझ पर टिकी थीं। उसने बिना किसी को देखे टूटे खिलौने उठाने शुरू कर दिए। फिर बहुत धीमी आवाज में मेरे कानों तक उसके शब्द पहुंचे, ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए था। इस घर की दीवारों के भी कान हैं। भरोसा रखना। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये इशारा था, चेतावनी थी, और एक गुप्त समझौते की शुरुआत। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि इस घर में मुझे सबसे ताकतवर और सबसे खतरनाक साथी मिल चुका है। उस रात के बाद मेरे और आरव के बीच एक अनकहा रिश्ता बन गया। हम अब शब्दों से ज्यादा निगाहों से बात करने लगे थे। कमरे में अकेले होते ही उसके चेहरे से मासूमियत उतर जाती और एक थका हुआ समझदार इंसान सामने आ जाता। वह मुझसे ज्यादा बात नहीं करता था, लेकिन उसकी मौजूदगी मुझे अजीब सा भरोसा देती थी। मुझे अब यह यकीन हो गया था कि इस घर में मैं अकेली नहीं हूं। समीर का व्यवहार मेरे साथ दिन पर दिन और सख्त होता जा रहा था।
वह मुझे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। उसकी नज़रों में मेरे लिए गहरी नफरत और जलन थी, जैसे मैंने उसकी किसी कीमती चीज़ पर कब्जा कर लिया हो। एक रात मैं रसोई से पानी लेने निकली, तो बैठक से आती आवाज़ों ने मेरे कदम रोक दिए। समीर, माया देवी और दोनों बहनें वहीं बैठी थीं। मैं दीवार की आड़ में रुक गई और उनकी बातें सुनने लगीं। माँ, हमें जल्द से जल्द आरव को कानूनी रूप से, मानसिक रूप से अक्षम साबित करना होगा। ये समीर की आवाज़ थी। जैसे ही डॉक्टर की रिपोर्ट बन जाएगी, मैं उसकी सारी संपत्ति का अधिकार अपने नाम कर लूंगा। उसकी शादी करवाना मेरी योजना का पहला हिस्सा था, ताकि सबको लगे कि उसे निगरानी की जरूरत है। लेकिन उस लड़की का क्या? माया देवी ने पूछा। वह जितनी सीधी दिखती है, उतनी है नहीं। उसकी चिंता मत कीजिए, समीर ने शातिर हंसी के साथ कहा। ऐसी लड़कियों को काबू में करना मुझे अच्छे से आता है। एक बार जायदाद हमारे नाम हो गई, तो उसे ऐसा धक्का देंगे कि सीधी अपने बाप की झोपड़ी में जा गिरेगी। और अगर उसने जुबान खोली, तो उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाएगा। समीर की आवाज में भरी हुई वह खौफनाक सख्ती मेरे पैरों के नीचे से जमीन खींच ले गई। उस एक पल में मुझे साफ समझ आ गया कि ये लोग सिर्फ पैसे के लालची नहीं हैं। ये लोग हद से गुजर चुके हैं। ये लोग किसी की जिंदगी छीनने से भी पीछे नहीं हटेंगे। उनका मकसद आरव की पहचान, उसकी आज़ादी और उसकी पूरी संपत्ति पर कब्जा करना था, और उस रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट मैं थी। मेरा शरीर ठंडा पड़ गया। मैं बिना कुछ सोचे कमरे की तरफ दौड़ पड़ी। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था, जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। कमरे में पहुंचकर मैंने आरव को देखा। वह गहरी नींद में सो रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल किसी छोटे बच्चे जैसा शांत और मासूम था। मैं उसके पास बैठ गई और अपने आंसू रोक नहीं पाई। मैं उस इंसान के लिए रो रही थी, जिसके अपने ही लोग उसकी जिंदगी के दुश्मन बन चुके थे। अगले 2 दिन मेरे लिए किसी डरावने साए से कम नहीं थे। शरीर हर वक्त तनाव में जकड़ा रहा। मैं हर आवाज, हर हलचल पर चौंक जाती थी। समीर की धमकियां और उसकी साजिशें मेरे दिमाग में लगातार घूमती रहती थीं। मैं आरव से बात करना चाहती थी। उसे सब कुछ बताना चाहती थी कि मुझे सब पता चल चुका है, लेकिन सही मौका ही नहीं मिल पा रहा था। शुक्रवार की शाम समीर ने ऐलान किया कि उसके कुछ दोस्त घर आ रहे हैं। वह लाउंज में खड़ा होकर बोला, और फिर मेरी तरफ देखते हुए सख्त लहजे में कहा कि मेहमानों के सामने कोई ड्रामा नहीं होना चाहिए, बस चुपचाप अपना काम करना। मेरे दिल में खतरे की घंटियां बज उठीं। रात करीब 8 बजे मेहमान आने लगे। 2-3 चमचमाती महंगी गाड़ियों से उतरकर 6-7 लड़के जोर जोर से हंसते हुए अंदर आए। उनका रवैया बेहुदा और बेतकल्लुफ था। उनमें से एक, जिसका नाम शायद आयुष था, सबसे ज्यादा बदतमीज लग रहा था। उसकी गंदी नजरें नौकरों से होती हुई अनुष्का और रिया पर भी टिक गईं, जो उसका ध्यान पाकर खुश हो रही थीं। पूरा लाउंज सिगरेट के धुएं और शोर से भर गया। मैं रसोई में उनके लिए खाने पीने का इंतजाम कर रही थी, लेकिन दिल बुरी तरह कांप रहा था। तभी माया देवी आईं और बोलीं, जाकर सबके लिए चाय ले जाओ। मैंने चाय की ट्रॉली तैयार की। मेरे हाथ कांप रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपनी इज्जत को ट्रॉली पर रखकर भूखे भेड़ियों के बीच ले जा रही हूं। रसोई से बाहर निकलते ही मेरी नजर हमारे कमरे की तरफ गई। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। अंदर आरव खड़ा था। वह खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था। उसके चेहरे पर मासूमियत नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई शिकारी अपने शिकार के जाल में फंसने का इंतजार कर रहा हो। मेरा दिल जोर से धक कर रह गया। आज की रात कुछ बहुत गलत होने वाला था। ट्रॉली का पहिया कालीन पर चलते हुए अजीब सी मनहूस आवाज कर रहा था, जैसे मेरे अंजाम का ऐलान हो रहा हो। मैंने गहरी सांस ली और लाउंज में कदम रखा। अंदर का माहौल मेरी कल्पना से भी बदतर था। 7-8 लड़के सोफों पर फैलकर बैठे थे। चारों तरफ सिगरेट का धुआं और भद्दी हंसी थी। अनुष्का और रिया ऐसे हंस रही थीं, जैसे यह उनके भाई के दोस्त नहीं, बल्कि उनके अपने यार हों। तभी किसी ने ऊंची आवाज में कहा, लो भाभी जी, पर्दे में पधार रही हैं। आयुष ने अपनी तीखी नजर मुझ पर जमाते हुए कहा, भाभी, हमसे कैसा पर्दा? मैंने उसकी बात अनसुनी की और चाय के कप निकालने लगी। मेरा मन कर रहा था सब कुछ छोड़कर वहां से भाग जाऊं। तभी समीर बोला, इतनी जल्दी क्या है? हमारे दोस्त तुमसे 2 बातें करना चाहते हैं। मुझे रसोई में काम है।
मैंने हिम्मत जुटाकर धीरे से कहा। ओह, तो इतनी शर्मीली हो? आयुष अपनी जगह से उठकर मेरे पास आ गया। उसने कहा, हमें देखे बिना नहीं जाओगी। पहले यह घूंघट हटाओ, हम भी देखें तुम्हारा चेहरा। कहते हुए उसने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की। मुझसे दूर रहो। मेरी आवाज डर से कांप रही थी। अरे, नाराज क्यों हो गई? आयुष हंसा। समीर और उसके बाकी दोस्त भी बदतमीजी करने लगे। बस, एक बार चेहरा दिखा दो। मेरा हाथ छोड़ो। मैंने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। मेरी आंखों में आंसू भर आए। आयुष ने मेरी बाजू कसकर पकड़ ली। ये मेरी सहनशक्ति की आखिरी हद थी। मैंने पूरी ताकत लगाई और उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। एक पल के लिए पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। आयुष का चेहरा हैरानी और गुस्से से भर गया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? वह चिल्लाया। उसे लगा था कि मैं सिर्फ एक कमजोर लड़की हूं। उसी पल दरवाजे से एक ठंडी और सख्त आवाज गूंजी। इसे छूने की कोशिश भी मत करना। सब चौंक कर दरवाजे की ओर मुड़े। मैंने भी आंसुओं भरी आंखों से देखा। वहां आरव खड़ा था, लेकिन यह वह आरव नहीं था जिसे यह घर जानता था। उसके कंधे सीधे थे, आंखों में मासूमियत की जगह आग थी और चेहरे पर सालों की समझ और संयम झलक रहा था। उसका बचपना और कमजोरी गायब हो चुकी थी। समीर झुंझलाकर बोला, तुम यहां क्या कर रहे हो? अपने कमरे में जाकर खेलो। लेकिन आरव ने उसे पूरी तरह अनदेखा कर दिया। उसकी नजरें सीधे आयुष पर थीं, जो अभी भी मेरी बाजू पकड़े हुए था। आरव ने बेहद शांत लेकिन डर पैदा करने वाली आवाज में कहा, मेरी पत्नी का हाथ छोड़ दो। उस आवाज में ऐसा दबाव था कि आयुष ने तुरंत मेरा हाथ छोड़ दिया, जैसे उसे झटका लगा हो। आरव धीरे धीरे कमरे के बीच में आया। उसकी चाल में अजीब सा आत्मविश्वास था। वह समीर के सामने आकर रुका। तुम लोगों ने मुझे क्या समझ रखा था? उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन किसी दहाड़ से कम नहीं। मैं पागल नहीं हूं। मैं कमजोर नहीं हूं। मैं तुम्हारी हर साजिश समझता हूं। समीर का चेहरा सफेद पड़ गया। मेरी तबीयत पूरी तरह ठीक है। ये कहते हुए आरव ने अचानक हाथ उठाया और समीर के जबड़े पर जोरदार मुक्का मार दिया। कमरे में अफरा तफरी मच गई। आरव ने समीर को पकड़ लिया और उस पर टूट पड़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इज्जत पर हाथ डालने की? वह गरज रहा था। पहले मेरी जायदाद पर नजर रखी और अब मेरी पत्नी पर हाथ उठाया। उस पल आरव किसी घायल शेर की तरह था जो अपने दुश्मन को चीर रहा था। माया देवी और दोनों ननदें शोर सुनते ही घबराकर दौड़ती हुई वहां पहुंची। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? आरव, छोड़ दो उसे। माया देवी चीख रही थीं। मैं वहीं जड़ बनी खड़ी थी। सच के इस तूफान में मेरे आंसू जैसे सूख चुके थे। जिस इंसान को मैं अब तक अपने जीवन का सबसे बड़ा बोझ मानती रही थी, वही इस वक्त मेरी ढाल बनकर खड़ा था। नाटक खत्म हो चुका था। अब असली कहानी सामने आ रही थी। समीर के दोस्त लोग यहां से भाग गए थे। लाउंज में अब सिर्फ हम 5 लोग बचे थे। समीर फर्श पर पड़ा दर्द से कराह रहा था और माया देवी, अनुष्का और रिया उसे ऐसे घूर रही थीं जैसे पहली बार देख रही हों। उनके चेहरों पर डर, हैरानी और सन्नाटे का अजीब सा मेल था। आरव, क्या तुम पागल हो गए हो? माया देवी ने कांपती आवाज में चुप्पी तोड़ी। तुमने अपने ही भाई पर हाथ उठा दिया? आरव के होंठों पर एक ठंडी और जहरीली मुस्कान उभरी। वह बोला, यह मेरा भाई नहीं है और तुम मेरी मां नहीं हो। ये सुनते ही तीनों औरतों के चेहरे का रंग उड़ गया। ये क्या बकवास कर रहे हो? माया देवी की आवाज लड़खड़ा रही थी। आरव मेरी ओर मुड़ा। उसकी आंखों में एक पल के लिए नरमी तैर गई। तुम ठीक हो काव्या? मैंने सिर हिलाया, लेकिन गला जैसे बंद हो गया था। फिर वह वापस उन तीनों की तरफ घूमा। तुम लोग 20 साल से यही खेल खेल रहे हो। मुझे सब पता था। जब मेरे पिता की मौत हुई थी मैं बच्चा था, लेकिन मैंने सब सुना था। मैं छुपकर सुनता रहा कि समीर और उसकी माँ क्या साजिशें रच रहे हैं। ये झूठ है। अनुष्का चीख पड़ी। आरव हंसा। उस हंसी में दर्द भी था और जीत भी। मैंने सुना था कि तुम लोग मुझे मानसिक रूप से अयोग्य साबित करके मेरी सारी संपत्ति हड़पना चाहते थे। मुझे किसी पागल खाने में बंद कर देना चाहते थे। मैं डर गया था, इसीलिए मैंने वही बनना शुरू कर दिया जो तुम मुझे बनाना चाहते थे, एक कमजोर बेअक्ल लड़का। 20 साल तक मैं इस घर में एक परछाई की तरह रहा। हर बात सुनी, हर चाल देखी। उसने समीर की ओर इशारा किया। तुमने कारोबार से करोड़ों निकाल लिए और तुम सबने मेरे पिता के गहने बेच डाले।
तुम लोगों ने मेरे पिता की दौलत पर ऐश किया और मुझे एक कोने में फेंक दिया। माया देवी के होंठ कांप रहे थे, लेकिन शब्द खत्म हो चुके थे। आरव ने आगे कहा, तुम लोगों ने सोचा कि मेरी शादी करवा दोगे, तो अदालत में यह साबित करना आसान हो जाएगा कि मुझे निगरानी की जरूरत है। ये तुम्हारी आखिरी चाल थी, लेकिन तुम चूक गए। तुम इस घर में मेरे लिए एक ऐसा इंसान ले आए जिसके अंदर जमीर जिंदा था। वह मेरी ओर मुड़ा और सीधा मेरी आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हारी वजह से तुम्हें जो कुछ सहना पड़ा, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन अब बस। उसने फोन उठाया और एक नंबर मिलाया। हेलो वकील साहब, मैं आरव बोल रहा हूं। कल सुबह 10 बजे सारे कागजात लेकर घर आ जाइए। फोन रखते ही उसने माया देवी की ओर देखा। अब तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं। या तो आज रात चुपचाप ये घर छोड़ दो, सिर्फ अपने कपड़ों के साथ, या फिर कल पुलिस और मेरे वकील का सामना करो। मेरे पास धोखाधड़ी, साजिश और हत्या तक के सबूत हैं। समीर दर्द में कराहते हुए नफरत से बोला, तुम इसकी कीमत चुकाओगे? कीमत तो तुम लोग 20 साल से वसूल रहे थे। आरव ने ठंडे स्वर में कहा, अब हिसाब बराबर करने का वक्त है। उसने आगे बढ़कर मेरा हाथ थाम लिया। उसका स्पर्श मजबूत और आश्वस्त करने वाला था। चलो काव्या, उसने धीरे से कहा, अब इस गंदगी को साफ करने का समय है। वह मुझे लाउंज की बिखरी तबाही से निकालकर हमारे कमरे की ओर ले गया। पीछे माया देवी, अनुष्का, रिया और फर्श पर पड़ा समीर अपने ही रचे हुए नरक के बीच रह गए। उनका राज खत्म हो चुका था। असली मालिक अपनी रानी के साथ अपनी जगह वापस ले चुका था। कमरे में आकर आरव ने दरवाजा बंद कर दिया। बाहर से आती कराहें और चीखें धीरे धीरे कमजोर पड़ गईं। यह वह खामोशी नहीं थी जो पहले हमारे बीच रहती थी। यह एक दूसरे को समझने वाली खामोशी थी। मैंने पहली बार आरव को उसकी असली सूरत में देखा। एक बेहद समझदार, थका हुआ और मजबूर इंसान, जिसने 20 साल तक अकेले यह बोझ ढोया था। कांपती आवाज में मैंने पूछा, आपने यह सब अकेले कैसे सहा? उसने लंबी सांस ली, जैसे 20 साल की घुटन बाहर निकाल रहा हो। जब इंसान के पास कोई और रास्ता नहीं बचता, तो वह सहना सीख ही जाता है। उसकी आवाज में गहरा दर्द था। मैं बहुत छोटा था जब पिता की मौत के बाद मैंने उन सबको साजिश करते सुना। मुझे पता था, अगर मैंने सच दिखाया तो मुझे रास्ते से हटा दिया जाएगा। इसलिए मैंने वही बनने का फैसला किया जो वे देखना चाहते थे। एक कमजोर लड़का। यही मेरी ढाल थी, यही मेरी सुरक्षा। लेकिन यह बहुत भयानक रहा होगा। मैंने धीमे से कहा, भयानक नहीं, नरक था। वह बोला, रोज अपने पिता के कातिलों के साथ रहना, उनकी नफरत सहना, उनके ताने सुनना और फिर भी हंसते हुए पागल बनने का अभिनय करना। मैं अंदर से टूटता रहा, बस सही वक्त का इंतजार करता रहा। और वह वक्त तुम लेकर आई। उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में पहली बार मैंने कृतज्ञता देखी। जब मैंने तुम्हें हर जुल्म सहने के बाद भी रात को उठकर भगवान के सामने रोते देखा, तो मुझे ताकत मिली। मुझे लगा, अगर तुम इतनी मजबूत हो सकती हो, तो मैं भी अब अपना हक ले सकता हूं। तुमने मुझे वह हिम्मत दी जो मैं 20 साल में नहीं जुटा पाया। उसकी बातों ने मेरे दिल को छू लिया। मेरे आंसू बहने लगे। ये दुख के नहीं थे, ये गर्व और अजीब सी खुशी के आंसू थे। अगली सुबह ठीक 10 बजे वकील आ पहुंचे। आरव अब पूरी तरह बदला हुआ इंसान था। उसने सलीकेदार कपड़े पहने थे और उसके चेहरे पर मालिक का आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। माया देवी, समीर, अनुष्का और रिया लाउंज में अपराधियों की तरह सिर झुकाए बैठे थे। वकील ने ब्रीफकेस से दस्तावेज निकालते हुए कहा, माया देवी, स्वर्गीय मोहनदास जी, यानी कि आरव के पिता द्वारा बनाई गई वसीयत के अनुसार आप सिर्फ संपत्ति की संरक्षिका थीं, मालकिन नहीं। वसीयत में साफ लिखा है कि जैसे ही आरव बालिग और मानसिक रूप से पूर्ण स्वस्थ साबित होगा, पूरी संपत्ति उसी के नाम स्थानांतरित कर दी जाएगी। हमारे पास डॉक्टरों की रिपोर्ट है जो प्रमाणित करती हैं कि आरव पूरी तरह स्वस्थ है। समीर गुस्से से चीख पड़ा और बोला, यह सब झूठ है। ये रिपोर्ट नकली है। आरव, तुम्हारा यह वकील भी तुम्हारी ही तरह झूठा है। आरव के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और उसने शांत स्वर में कहा, और उन खातों का क्या जिनमें तुम पिछले 15 सालों से कंपनी का पैसा अपने नाम घुमा रहे हो? मेरे पास हर लेन देन, हर फर्जी दस्तखत और हर धोखे का पूरा रिकॉर्ड है। अगर चाहो तो ये मामला अदालत तक ले जाया जा सकता है। वहां इसका नतीजा कम से कम 25 साल की सजा होगा। ये सुनते ही कमरे में मौजूद सब लोगों के चेहरे से रंग उड़ गया।
माया देवी पहली बार पूरी तरह टूटती हुई बोली, आरव बेटा ऐसा मत करो, हम तुम्हारे अपने हैं। आरव की आवाज में कड़वाहट उतर आई। अपने वे नहीं होते जो दौलत के लिए खून की साजिश रचें। मैंने कल रात तुम सबको एक मौका दिया था कि चुपचाप इस घर से चले जाओ। अब तुम लोग यहां से अपमान के साथ निकलोगे। उसने सिक्योरिटी को इशारा किया। इन चारों को इनके कमरों तक ले जाओ। इन्हें सिर्फ अपने कपड़े ले जाने की इजाजत है। यहाँ का एक भी पैसा और एक भी गहना बाहर नहीं जाएगा। ये सब इसी घर का है। गार्ड आगे बढ़े और माया देवी समीर, अनुष्का और रिया को बाहर की ओर ले जाने लगे। वे जाते हुए बड़बड़ा रहे थे, बद्दुआएं दे रहे थे, लेकिन अब कोई उनकी सुनने वाला नहीं था। समीर ने जाते जाते नफरत से भरी नजरों से आरव को देखा और कहा, मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा। आरव ने बिना आवाज ऊंची किए जवाब दिया, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूं। सबके चले जाने के बाद घर में अजीब सी शांति फैल गई। ऐसा लगा जैसे बरसों से चला आ रहा तूफान आखिरकार थम गया हो। मैं और आरव दरवाजे के पास खड़े होकर उन्हें जाते हुए देख रहे थे। मैंने धीमे से पूछा, क्या सब खत्म हो गया? आरव जवाब देने ही वाला था कि उसका फोन बज उठा। उसने फोन उठाया, कुछ पल सुना और उसका चेहरा सख्त हो गया। क्या कहा? हादसा हुआ, उसने पूछा, फिर मेरी ओर देखकर बोला, समीर की गाड़ी शहर से बाहर एक ट्रक से टकरा गई है। अस्पताल का माहौल अजीब था। सफेद दीवारें, दवाइयों की तीखी गंध और हर चेहरे पर डर। आरव ने मुझे गाड़ी में बैठने को कहा और खुद अंदर चला गया। वह किसी हमदर्दी में नहीं गया था, बल्कि उस इंसान की हालत जानने गया था जिसने उसकी जिंदगी के 20 साल छीन लिए थे। कुछ देर बाद वह वापस आया। चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में भारी बोझ उतर चुका था। उसने गाड़ी चलाते हुए कहा, डॉक्टरों का कहना है वह जिंदा रहेगा, लेकिन शायद कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। उसका घमंड, उसकी ताकत अब एक व्हीलचेयर तक सिमट गई है। रास्ते में माया देवी, अनुष्का और रिया दिखीं। अब उनके चेहरों पर रईसी की चमक नहीं थी। कपड़े धूल से सने थे और आंखों में खालीपन था। माया देवी चिल्लाईं, देखो तुमने अपने भाई का क्या हाल कर दिया। आरव ने बिना गाड़ी रोके ठंडे स्वर में कहा, मैंने कुछ नहीं किया। यह उसके अपने कर्मों का नतीजा है। ईश्वर ने उसी को सजा दी है जिसने गलत किया। ये कहकर उसने रफ्तार बढ़ा दी और पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके लिए वह अध्याय वहीं खत्म हो चुका था। अगले कुछ हफ्ते बहुत व्यस्त रहे। आरव ने कारोबार को इतनी समझदारी से संभाला कि पुराने कर्मचारी भी हैरान रह गए। उसने अपने पिता के भरोसेमंद लोगों को दोबारा जिम्मेदारी दी और समीर के सभी भ्रष्ट साथियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब घर सच में सुकून और सुरक्षा की जगह बन गया था। एक सुबह वकील आए। उनके हाथ में कुछ कागजात थे। उन्होंने बताया कि आरव के निर्देश पर अनुष्का और रिया के ससुराल वालों को कानूनी नोटिस भेज दिया गया है और यह साफ हो गया है कि संपत्ति में उनका कोई अधिकार नहीं है। वकील ने यह भी बताया कि अनुष्का के पति ने 1 हफ्ते के भीतर तलाक के कागज भेज दिए हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि आरव उनका डूबता हुआ कारोबार संभालेगा। उम्मीद टूटते ही रिश्ता भी टूट गया। अनुष्का को उसका सामान देकर मायके भेज दिया गया। कुछ हफ्तों बाद आरव ने मुझसे कहा, तैयार हो जाओ, हम तुम्हारे घर चल रहे हैं। हम एक सादी गाड़ी में मेरे गांव पहुंचे। गली में गाड़ी रुकते ही लोग हैरानी से देखने लगे। माँ और पिताजी हमें देखकर दौड़ते हुए बाहर आए। माँ पहले से कहीं बेहतर दिख रही थीं। चेहरे पर फिर से रौनक थी। उन्होंने मुझे गले लगाकर रोते हुए कहा, हम तो हर दिन तुम्हारी चिंता करते थे। भगवान का शुक्र है कि तुम ठीक हो। मैंने देखा, आरव पिताजी से बेहद सम्मान और अपनत्व से बात कर रहा था। वह अब वह इंसान नहीं था जिससे डरकर मेरी शादी की गई थी। वह एक सच्चा, मजबूत और जिम्मेदार इंसान था। आरव ने पिताजी का हाथ थामकर कहा, मैं जानता हूं आपने किस हाल में अपनी बेटी मुझे सौंपी थी। उसके बलिदान का कर्ज मैं कभी नहीं चुका सकता, लेकिन मैं वादा करता हूं कि उसकी आंखों में अब कभी आंसू नहीं आएंगे। मैंने आपकी पत्नी के इलाज और आपकी बेटियों की पढ़ाई और शादी के लिए एक फंड बनवा दिया है। अब आपको किसी बात की चिंता नहीं करनी होगी। पिताजी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, मैंने अपनी बेटी का सौदा किया था, लेकिन तुमने उस सौदे को एक सच्चे रिश्ते में बदल दिया। लौटते समय गाड़ी में खामोशी थी, लेकिन वह खामोशी सुकून से भरी हुई थी। घर पहुंचकर आरव ने मेरा हाथ थाम लिया और कहा,
तुम्हारे पिता कहते हैं कि उन्होंने तुम्हारी कुर्बानी दी, लेकिन सच यह है कि तुमने अपने परिवार की इज्जत के लिए खुद को दांव पर लगाया। मैं उस बलिदान का सम्मान करता हूँ। फिर उसने धीरे से कहा, कुछ दिन पहले जो कागज वकील लाए थे, उन पर सारी संपत्ति तुम्हारे नाम है। यह एहसान नहीं, तुम्हारा हक है। तुम इस घर की मालकिन हो और मेरी जीवन संगिनी। मैंने बिना कुछ देखे अपना सिर उसके सीने से लगा लिया। मेरी तलाश वहीं खत्म हो गई। मैं इस घर में दौलत की तलाश में आई थी, लेकिन मुझे यहाँ सम्मान, अपनापन, शांति और एक ऐसा साथी मिला जिसने मेरे हर जख्म को समझा। आगे की राह अभी बाकी थी, लेकिन अब वह राह डर की नहीं, बल्कि साथ चलने की थी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद।